नमस्कार दोस्तों, ग्रेजुएशन कोचिंग क्लासेस फ्रॉम डॉट चित्रकूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी हमारे ये जो मेन जितने भी ये लेक्चर्स आने वाले हैं इतिहास पर हैं, तो इन पर हम लोग पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है, जहाँ से हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो जैसे प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं, तो इन पर जो हमारा पहला वो है, तो पहला चीज़ कौन सा आता है कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन से हैं। तो पहला हमको कौन सा मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा मिलता है विदेशी यात्रा विवरण, तीसरा मिलता है पुरातात्विक साक्ष्य। और इन तीनों की मदद से हमको बहुत सारे इतिहास के बारे में, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला है कि प्राचीन इतिहास के जो है साहित्यिक साक्ष्य हैं। तो साहित्यिक साक्ष्यों को कितने भागों में बांट दिया गया, धार्मिक साहित्य आ गया और लौकिक साहित्य आ गया। अब धार्मिक साहित्य में कौन से आ गए, ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब ब्राह्मणेतर साहित्य में आ रहे थे। ब्राह्मण साहित्य में कौन से आ रहे थे, जैसे वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है, स्मृति है, रामायण है, महाभारत है। और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ आ गए, जैन ग्रंथ आ गए। अब जो लौकिक साहित्य आए, लौकिक साहित्य में कौन से आ गए, ऐतिहासिक ग्रंथ कोई भी रहा हो, जीवनी ग्रंथ किसी का रहा, और जैसे गल्प साहित्य ग्रंथ रहे, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ रहे जिनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रा विवरण है, यूनानी लेखकों ने क्या लिखा, चीनी लेखकों ने क्या लिखा, अरबी लेखकों ने क्या लिखा, और इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसमें अब जैसे चीनी लेखक हैं, अरबी लेखक है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो अब हम देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अध्ययन, थोड़ा सा पुरातात्विक स्रोत जो भी हमारे हैं इसके अंतर्गत हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखेंगे क्या हमारे जो है पुरातात्विक स्रोतों से हमको क्या जानकारी मिलती है। तो पहला जो चीज़ है कि पुरातात्विक स्रोत, पुरातत्व हम बोलते किसको, ये है कौन सा विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं। तो जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का, जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों पर विधिवत उत्खनन किया जाता है तथा प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के विषय में, प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के विषय में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब ये आर्कियोलॉजी इसको बोलते हैं। ये इसके अंतर्गत जो मेन फैक्टर आता है वो कौन सा आ जाता है, रेडियो कार्बन। तो इस पर रेडियो कार्बन पर कार्बन 14 मेन होता है। कार्बन 14 का क्या काम होता है, ये सभी सजीव निर्जीव सब में लगभग पाया जाता है। तो ये उनके परीक्षणों से, जैसे फूल हैं तो उनका जो है परागों से परीक्षण होता है, मनुष्य है या कोई जीव जंतु है तो उसकी हड्डियों से होता है, कोई पेड़ है तो उस पर भी कार्बन 14 मौजूद होता है। तो उस टाइम की वस्तुओं का अध्ययन किया गया। रेडियोधर्मी जो थे उनके समस्थानिक आइसोटोप हैं जो सभी सजीवों में विद्यमान रहता है। तो इसका जैसे हमने अध्ययन किया, इसका कैसे जाता है कि जैसे कोई भी प्राचीन वस्तु कहीं भी हमको पाई गई, कहीं भी विद्यमान है, तो उसमें कार्बन 14 में जितनी भी कमी आई उसको माप करके उसके समय का निर्धारण किया जाता है। अब इसमें देखिए इसी क्रम पर आगे हमको क्या मिलता है कि राजस्थान, अब यहाँ पे जैसे देखिए जैसे कि बहुत सारे फूलों और पौधों का अध्ययन किया गया। इस पर क्या चीज़ मिला कि बहुत सारे पशुओं की हड्डियों का अध्ययन भी किया गया, कि पशुओं की हड्डियों की पहचान की गई। और पशुओं की हड्डियों से क्या चीज़ मिला कि उनके जो है पालतू होने का पहचान, जैसे ये लिखा ना, तो उनके पालतू होने और उनके किस कार्य में लाए जाते थे उनके उससे पता चल जाता था। और ये जब राजस्थान में, तो राजस्थान में कब, राजस्थान में जो कृषि में कार्य का जो प्रचलन था तो ये लगभग 7,000 से लगभग 6,000 ईसा पूर्व में इतना पहले प्रचलित था। अब इन सब की पहचान कैसे हुई, तो पहला एक चीज़ आता है कि टीला, कोई भी ऐसे पूरा, अभी जितनी भी बस्तियां हैं उनके ऊपर अगर मिट्टी पड़ जाए, रेत पड़ जाए, तो धीरे से वो टीला नुमा बन जाएगा, यानी उसके ऊपर ऊंचाई आ जाएगी और वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर से नहीं समझ में कि यहाँ पे कुछ है। लेकिन जब उसको टीलों को खाना जाएगा, उनका खनन किया जाएगा, तो हमको वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो पहली चीज़ जो मिलती है वो क्या चीज़ है कि टीला बोलते किसको हैं, तो धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। और ये होते भी कई प्रकार के हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक हो गया, मुख्य सांस्कृतिक हो गया और बहुसांस्कृतिक हो गया। ये 3 प्रकार में पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक, 3 प्रकार के पाए जाते हैं। अब इन तीनों में टीलों की जो खुदाई की जाती है ये मेन चीज़ रहती है। टीलों की 2 तरह से खुदाई की जाती है, पहली कौन सी होती है, अनुलंब, और दूसरी होती है क्षैतिज। तो अनुलंब से क्या तात्पर्य है हमारा, अनुलंब से हमारा तात्पर्य है कि यह उत्खनन जो अनुलंब उत्खनन का होता है, ये सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना है, मतलब डायरेक्ट ऊपर से,
जैसे बोरिंग होती है उस टाइप में, जैसे भी इसे डायरेक्ट ऊपर से खुदाई की जाए। और इसमें एक जैसे जिस स्तर पर वो बस्तियां दबी होंगी उसी स्तर पर क्रम अनुसार खुलती चली जाएंगी, कि पहले ऊपर जो सभ्यता रही होगी उसके नीचे जो रही होगी उसके नीचे जो, तो पहले मैंने खुदाई किया तो पहले मुझको ये मिली, फिर ये मिली, उसके बाद ये मिली, तो लगातार उन सारी संस्कृतियों को कालक्रम के हिसाब से कि पहले सबसे लास्ट की ये रही, मतलब सबसे शुरुआत में सबसे जिससे लास्ट हुई होगी उस सभ्यता का वो पहले आ गई, फिर उसके बाद सबसे पुरानी नीचे रहेगी। ऐसे धीरे धीरे उन चीज़ों को उत्खनन हो गया। अब ये अनुलंब रही। क्षैतिज में क्या होता है कि क्षैतिज उत्खनन का जो तात्पर्य होता है वो टीले की उस बृहत भाग की खुदाई से होता है, और इस एक प्रकार की खुदाई से उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति। अब मैंने बोला ना कि क्षैतिज, ये जैसे एक दूसरी लेयर रही, तीसरी लेयर रही, चौथी लेयर, ऐसी बहुत सारी लेयर हैं। तो इस लेयर का, पहली लेयर का यदि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, पहली लेयर को देख रहे हैं, तो पहली लेयर और दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, अगर मैंने इसकी खुदाई की तो केवल मुझे इसी संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा, बाकी किसी दूसरे उसमें नहीं जा पाऊँगा मैं, मतलब उस इसी काल विशेष की संस्कृति मुझे पता चलेगी, ये जो जोन पीरियड होगा। अगर मैंने नीचे वाले की तो इस जोन पीरियड का मुझे पूरा संस्कृति का पता चल जाएगा। इस प्रकार से क्षैतिज और अनुलंब दोनों तरफ से जो खुदाई का। अब ये जो पहले किया गया, तो पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों में से ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। पश्चिमोत्तर भारत में जितने भी उत्खनन हुए हैं उनसे, यानी वहाँ पर बहुत सारे नगर मिले, और उन नगरों के जो कार्बन डेटिंग से जो उनकी जानकारी ली गई तो वो लगभग 3500 ईसा पूर्व में पाए गए। अब इनमें जो रहे कि नेक्स्ट पे, तो उत्खननों में हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में जानकारी मिली है, बहुत सारी जानकारी इससे मिली है। अब इस पर कौन सी जानकारी से उस समय के लोग किस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वह किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन किन अनाजों का उपभोग करते थे, किस प्रकार के औजारों हथियारों का उपयोग करते थे, यानी सारी जानकारी हमको वहाँ से मिल जाती है। जैसे गंगा की घाटी में जो खनन हुए हैं वहाँ से बहुत सारी जानकारी मिली है। अब ऐसी एक न्यूज़ है कि दक्षिण भारत के जो लोग थे, तो दक्षिण भारत के लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ, उनकी ये मान्यता थी, मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि बहुत सारी वस्तुएं उसकी जो है कब्र में गाड़ते थे, और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, बहुत बड़े बड़े। और इन स्मारकों को जो बोला जाता था महापाषाण या मेगालिथ बोला जाता था। इनको क्या बोला जाता था, मेगालिथ बोला जाता था। और ये चीज़ न्यूज़ में, उसमें पेपर्स में पूछी भी जाती है कि मतलब मेगालिथ क्या होता है, पूछ भी सकता है कि बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों का जो है कि कोई भी जैसे शव होता है तो उसको पहले गाड़ देते थे कब्र में, और उसके साइड किनारे किनारे, जैसे यहाँ पर ये लाश है, इसके साइड ऐसे बहुत सारे पत्थर रख देते थे चारों ओर से। तो इन पत्थरों की जो ये हुआ करती थी, इसको मेगालिथ बोला जाता था। अब देखिए, ये तो उस टाइम की खुदाई से हमको पता चला। नेक्स्ट जो चीज़ मिलती है कि उस टाइम कैसे सिक्के यूज किए जाते रहे हैं, कैसी मुद्राओं का यूज किया जाता रहा है। अब ये किस प्रकार की, ये पुरातात्विक साक्ष्य में आ रहे हैं, पुरातात्विक अध्ययन अभी हम लोग कर रहे हैं। तो सिक्के, पहला चीज़, सिक्के जो होते हैं तो इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं। सिक्कों के अध्ययन को जब भी कभी पूछा जाए तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र यानी न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स। और प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातु से बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था उनको क्या बोलते थे, केवल आकृति विद्वान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये पूछा भी गया था 2018 पे। इसको क्या बोलते हैं, पंचमार्क आहत सिक्का भी इसको कहा जाता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। हमने ये समरी के रूप में इसको कलेक्ट किया है और इसको देने का प्रयास आप लोगों को किया है। पॉइंट वाइज आप लोग अध्ययन करिएगा, जितना भी आपको इससे थ्योरी लिखना हो इससे आप बढ़ा सकते हो। क्यों, आपको एक फंडामेंटल नॉलेज हो जाएगा, एक पॉइंट वाइज नॉलेज हो जाएगा, मेन फैक्ट आपको। उसके बाद थ्योरी जितने आपको बढ़ाना हो, जितना जो भी और लिखना हो तो आप लोग उस पर लिख सकते हो। अब इस काल में देखिए क्या रहा और चीज़ कि तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों की जो सांचे थे वो बड़ी संख्या में मिले जिनसे सिक्के बनाए जाते थे। उनमें से अधिकांश सांचे जो है कुषाण काल के रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो है सिक्के जो मिले हैं वो कुषाण काल के रहे हैं, यानी ईसा की आरंभिक 3 सदियों के। जो कुषाण काल था तो प्राथमिक 3 सदियों पर ये बहुत ज़्यादा रहा है। और हमारे यहाँ जो आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ प्रतीक मिलते हैं हमारे यहाँ, परंतु बाद के सिक्कों पर
कुछ समय बाद जैसे समय बीतता गया तो फिर क्या मिलने लगा कि राजाओं, सिक्कों पर राजाओं या देवताओं के नाम तथा तिथियां भी उल्लिखित मिलने लगी। अब देखिए दोनों पर, ये जिन पर राजाओं या देवताओं के नाम उल्लिखित हैं उनको क्या बोलते हैं, और जिन पर नहीं उल्लिखित यानी जिन पर केवल आकृतियां विद्यमान है, एज हड़प्पा संस्कृत के जो रहे तो उन पर जो रहे केवल आकृतियां विद्यमान, उनको क्या बोला था, आहत सिक्के बोला जाता था। लेकिन जिन पर देवताओं के या तिथियां उत्कीर्ण होती थी तो उन सिक्कों को आहत सिक्के नहीं बोला जाता था, वो नॉर्मल सिक्के पर आ जाते थे। और इन सब पे जो बहुत बड़ी जानकारी है, तो यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की। यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की, तो यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम इस चीज़ को प्रारंभ किया था। सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था, और बहुत सारे से आर्थिक इतिहास के अध्ययन में, मतलब लेन देन का, वहाँ पर व्यापार का जो मेन चीज़ था उसका हमसे सिक्कों के माध्यम से बहुत बड़ी जानकारी मिली। अब हमारे यहाँ का सिक्का कहीं फॉरेन पे, यूरोप पे या किसी दूसरे उपमहाद्वीप पे मिलता है तो हमको ये जानकारी होती है कि यहाँ का सिक्का ये यहाँ पर प्रचलित था, जिस राजाओं के नाम अंकित, और यदि वो बाहर मिला तो यानी यहाँ से वहाँ का, इन दोनों देशों के मध्य व्यापार रहा होगा, तब तो वहाँ पर वो सिक्के मिल रहे हैं। यानी राजाओं के बारे में जानकारी हमको मिल जाती थी उससे कि ये कहाँ का सिक्का है और कहाँ पर है, दोनों राजाओं के व्यापारिक संबंध रहे। नेक्स्ट क्या चीज़ रहा कि जो मौर्य शासक रहे, तो मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए और सबसे अधिक सिक्के मौर्य उत्तर काल के मिले हैं। जो विशेषता, अभी कौन सी धातु के रहे हैं, तो शीशे, पोटिन, तांबे, कांसे, कांसा जो होता है तांबा, और जो है ये मिश्रण होता है कांसा मेटल जो होता है, कांसा, चांदी और सोने से निर्मित हैं। लेकिन गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। अगर कहीं पे क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप मौर्य शासकों को नहीं लिख देंगे। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए, लेकिन सोने के नहीं, उन पे बहुत सारे थे, तांबा भी था, कांसा भी था, चांदी भी था, सोना भी था, प्रोटीन भी था, बहुत सारे मेटल थे, शीशा भी था। सबसे अधिक अगर सोने के सिक्के पूछा जाए तो सबसे अधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने, गुप्त शासकों ने प्रचलित किए, और सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने भी प्रचलित किए। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, सर्वाधिक सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए, और सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। यानी देखिए गुप्त काल में वो जो है बने, लेकिन जो प्रचलन हुआ उनका जो चलने में, तो कुषाण शासकों ने उसको सबसे ज़्यादा फैला दिया। अब सातवाहन शासक जो है, इन्होंने कौन सा सिक्का सबसे ज़्यादा जारी किया, शीशे से मेटल का जो बना हुआ था। अब नेक्स्ट जानकारी जो हमको मिलती है वो अभिलेखों के माध्यम से मिलती है। तो यानी ये जो अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं। अब सिक्कों के जस्ट बाद कहा ये कि वहाँ पर जितनी भी जानकारी मिली, दूसरे भी लेखक आए, व्यापार में जो रिलेशन रहे, तो उससे जो अभिलेख बने उनको क्या बोलते हैं, तो मतलब अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं, इसको पुरालेख शास्त्र बोलते हैं। और अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को, यानी जो तिथियों का अध्ययन होता था उसको बोलते हैं पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं इसको। और इन अभिलेखों में मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं ये सारे लेख, तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी बहुत जगह मिलते हैं। ये जो आरंभिक अभिलेख रहे ये हमारी प्राकृत भाषा में रहे हैं। आरंभिक अभिलेख जितने भी मिले हैं ये हमारी टोटल जो है प्राकृत भाषा पे हमको मिले हैं। और ये थे किस टाइम के, ये ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। और ईसा पूर्व तीसरी सदी के जो अभिलेख थे वो संस्कृत भाषा में रहे हैं, और दूसरी सदी में संस्कृत भाषा मिलने लगे, तीसरी सदी में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई थी ये चीज़, और चौथी पाँचवीं सदी तक सभी जगह संस्कृत भाषा का प्रयोग होने लगा था। देववाणी इसको बोलते थे, सभी जगह इसका प्रयोग होने लगा था। सर्वाधिक, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई से प्राप्त हुए हैं, और इन अभिलेखों में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम भी मिलते हैं। अब यानी यहाँ से इन अभिलेखों में इन देवताओं के नाम मिलते हैं, यानी उस टाइम कौन कौन से देवताओं को पूजा जाता था। इंद्र थे, वरुण थे और नासत्य थे, और बहुत सारे देवता थे उस समय भी। अभिलेखों में कौन सी लिपियाँ प्रयुक्त होती थी, तो पहली लिपि थी हमारी ब्राह्मी लिपि,
संस्कृत के अलावा, संस्कृत तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी, इसको जो है बोला जाता था इसको नागरी लिपि, लेकिन देववाणी होने के कारण इसको देवनागरी लिपि बोला जाने लगा था, संस्कृत की जो लिपि थी। इसके अलावा जो लिपियाँ मिली हैं उनको क्या है, तो पहली लिपि हमारी ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि में क्या कौन सा चीज़ था, तो ये अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और ये लिपि, इस लिपि की क्वालिटी क्या होती है, ये लिपि हमेशा बाएँ से दाएँ ओर लिखी जाती है, बाएं से दाएं ओर। नेक्स्ट थी खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि कौन सी थी, इसमें ये भी अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी हैं, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, यानी ब्राह्मी लिपि की जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट थी यूनानी एवं आरमेइक लिपि। ये कौन सी थी, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का बहुत ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। आप देखिए थोड़ा सा अभिलेखों के उसमें से कि जैसे मौर्य सम्राट अशोक रहे हैं, तो इनके अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिले हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा जहाँ जहाँ पर ये मिले हैं, यानी उनकी सीमा वहाँ वहाँ तक थी। उनके धम्म क्या चीज़, बौद्ध धर्म को मानते थे, उसमें धम्म होता था, तो धम्म और शासन नीतियों पर भी उनके प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट चीज़ है कि उदयगिरी से जो हमें प्राप्त है हाथी गुम्फा अभिलेख है, इससे कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। उनके जो से उपनाम थे वो सब उसमें दिए हैं, उनकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी वो भी दिया है। शकछत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासकों के रुद्रदामन के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, यानी जितने भी ये शक क्षत्रप रहे हैं उनके जूनागढ़ अभिलेख से पूरी जानकारी उनके उसमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट था कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है, ये भारत शब्द का, भारत जो राष्ट्र हमारा, तो इसका उल्लेख तो सर्वप्रथम हाथी गुम्फा अभिलेख में इसका अध्ययन मिलता है। नेक्स्ट है कि पुलवामा के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता उस टाइम जो रही, उनकी संस्कृति के संदर्भ में बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट फैक्टर रहा कि समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय अभिजीत राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में, यानी जितने भी विजित राजा थे उन सब के बारे में उनकी जानकारी मिलती थी। ये प्रयाग स्तंभ लेख से जितने भी विजय उन्होंने किया था, जितने राजाओं को विजित किया था, जिन पर विजय प्राप्त की थी, और उसके साथ साथ इनकी जितनी भी नीतियां रहीं, इन सब की जानकारी समुद्रगुप्त के जो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख पर मिलता है। नेक्स्ट है मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित और कर प्रकाशित किए गए। इस पर आप लोग देख सकते हैं, जो इनकी ये बुक रही कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम, इस पर आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट था कि हड़प्पा जो थी, हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं, संस्कृत लिखा है इसको नहीं, ये संस्कृति कर लीजिएगा इसको। तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, और ये किसमें, भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें विचारों, यानी सिंपल सा है, यहाँ पे भी फैक्ट लिखा हुआ कि भाव चित्रात्मक लिपि, हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं किस लिपि से लिखे गए हैं, तो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। इसमें विचारों, चित्रों और वस्तुओं के बारे में अध्ययन देखा गया है। इसमें सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृत की मुहरों पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ किसके 2500 ईसा पूर्व के, लेकिन इनको अभी तक पढ़ना संभव नहीं हुआ, यानी अभी तक पढ़े नहीं गए, मिले तो हैं लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। क्वेश्चन अगर आए कि सबसे पुरानी संस्कृति के अभिलेख तो हड़प्पा संस्कृति के, लेकिन यदि पूछ ले कि जो अभी तक पढ़े जा चुके हैं तो वो अशोक के शिलालेख हैं। सबसे ज़्यादा ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख है, और इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली थी इन अभिलेखों को पढ़ने में। नेक्स्ट आता है साहित्यिक स्रोत। अब देखिए हमारे साहित्यिक स्रोत जो मिले हुए हैं उन पर, यानी जो प्राचीन भारत के लोग थे, तो प्राचीन भारत के लोग को लिपि का ज्ञान लगभग 2500 ईसा पूर्व से था, ये अभिलेखों पर मिलता है, ये मतलब कार्बन डेटिंग से जो था उससे मिलता है। परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध जो पांडुलिपियां हैं वो ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं हैं, ये सभी मध्य एशिया से भी प्राप्त हुई हैं। जो भारत में हमारी जो पांडुलिपियां हैं, भोजपत्र हैं और ताड़पत्रों पर जितनी भी मतलब लिपियां मिलती हैं, वो सब मध्य एशिया में, जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, जहाँ से ये मध्य एशिया से चालू हुई थी, स्टार्ट हुआ था प्राकृत भाषा का उद्भव, तो ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म, काष्ठ फलकों बहुत सारी उस पर लिखी गई हैं। मेन रूप से मेष चर्म और काष्ठ फलकों पर मिलती हैं। संपूर्ण भारत में जो संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, सबसे ज़्यादा संस्कृत की, ये दूसरी थोड़ा बहुत चल रही थी, लेकिन तीसरी से इसका और थोड़ा प्रचलन हुआ, 4वीं 5वीं में सर्वत्र होने लगा था।
तो संपूर्ण भारत में जो संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं, यानी वहाँ पर भी संस्कृत भाषा बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। और हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि बहुत सारे बहुत सारी धार्मिक ग्रंथें सम्मिलित हैं। ये मेन रहे जितने बोला हूँ अभी। जो ऋग्वेद था तो इसकी समयावधि जो है तो वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं। लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों और बहुत सारे जो ग्रंथ हुए हैं तो वो लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माने जाते हैं। अब जी ऋग्वेद में जो रहा है तो इनको बहुत सारे वेद रहे तो इनको उपवेद भी थे इनके उस टाइम। इनको पढ़ना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लैंग्वेज में लिखे हुए थे, प्राकृत भाषा जो थी बहुत ज़्यादा क्लिष्ट थी, तो इनको पढ़ने के लिए बहुत सारे बनाए गए उपवेद। तो पहला था देखिए ये ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो उपनाम था कौन सा था, वो आयुर्वेद। ऋग्वेद का था आयुर्वेद। और ये जो आयुर्वेद यूज होता था तो आजकल भी जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवा यानी चिकित्सा शास्त्र से संबंधित था। नेक्स्ट था यजुर्वेद। यजुर्वेद किससे था, धनुर्वेद। धनुर्वेद मतलब युद्ध कला से संबंधित, ये जो था वो युद्ध कला से संबंधित था धनुर्वेद हमारा। नेक्स्ट पे है सामवेद। सामवेद जो है वो गंधर्व वेद। गंधर्व वेद मतलब कला एवं संगीत के कला एवं संगीत जितने भी चीज़ें संकलित ये थी इसमें सामवेद में, वो कला और संगीत से रिलेटेड थी और इसका जो उपनाम था गंधर्व वेद के उपनाम से भी जाना जाता था ये। अब देखिए नेक्स्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद किस नाम से जाना जाता था, शिल्पवेद। शिल्पवेद मतलब भवन निर्माण कला से संबंधित जितने भी फैक्टर मिलते थे वो शिल्पवेद में सारे लिखे गए थे। अब नेक्स्ट देखिएगा जो वैदिक मूल का ग्रंथ रहा है वैदिक काल में, तो इनका मतलब वैदिक मूल के जितने भी, ये मैंने अभी बोला कि इनको पढ़ना पॉसिबल नहीं था, तो इनको पढ़ने के लिए, इनके अध्ययन के लिए, इनके अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। और ये जो वेदांग थे कितने प्रकार, 6 प्रकार के थे। इनमें पहला वेदांग हमारा कौन सा था, शिक्षा। शिक्षा का मतलब क्या था, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ था। शिक्षा का जो निर्माण होता है वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट पे आता है कल्प। कल्प क्या, वैदिक कर्म कांडों के संपन्न कराने के हेतु विधि व नियम दिए हुए थे। अलग अलग फैक्टर पे थी, बड़ी बुक थी वो, जैसे ग्रंथ थे तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट था व्याकरण। आजकल हम लोग जो धातुएं, रचनाएं, उपसर्ग, प्रत्यय जो पढ़ते थे उस टाइम भी वेदों के माध्यम से व्याकरण भी एक पार्ट होता था उसका। निरुक्त। निरुक्त में क्या होता था कि शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, ये भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता था। और यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। यदि निरुक्त के बारे में पूछा जाता है इसकी रचना किसने की थी, तो निरुक्त ने किया था इनकी रचनाओं की संग्रह। छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति आदि बहुत सारी उनका प्रयोग किया जाता था, ये सब छंद के अंतर्गत आते थे। ज्योतिष। ज्योतिष में क्या होता था कि इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है टोटल, कि ज्योतिष में क्या चीज़ है। और इसके प्रसिद्ध आचार्य जो लग रहे हैं वो लगग मुनि थे। इसके प्रसिद्ध आचार्य लगग मुनि थे। इन्होंने मेन रूप से इन्होंने इसका पूरा ज्योतिष का जो मेन अध्ययन किया था तो वो लगग मुनि के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। आप देखिए नेक्स्ट, तो सूत्र लेखन, जितने भी लेख लिखे गए हैं इन पे सबसे पहला ग्रंथ जो विख्यात उदाहरण है तो वो पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। और ये अष्टाध्यायी 400 ईसा पूर्व के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया था। नेक्स्ट पे पाणिनि ने अपने समय के जो ये था कि समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति सभी चीज़ों पर गहन प्रकाश डालते हुए अष्टाध्यायी पर उनके देखा जा सकता है। नेक्स्ट था कि महाभारत, जिसे भगवान वेद व्यास की रचना माना जाता है। तो ये संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। इसमें पहले जो था तो इसमें केवल 8800 लेख थे तथा इसका नाम जय संहिता था, जो ये जाना जाता था उस टाइम जय संहिता के नाम से जानता था। और इसका जय संहिता का मतलब, जय का मतलब विजय और संहिता का मतलब संबंधित ग्रंथ, यानी विजय संबंधित ग्रंथ था इसका नाम। और बाद में इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई थी तथा भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब इसी को किस नाम से, यानी महाकाव्य, वर्तमान में ये महाकाव्य है और इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। तदनुसार ये सतसहस्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। और इस महाभारत में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के बारे में से ज्ञान होता है। अब देखिए इनका जो विकास हुआ था तो मेन जो ग्रंथ था
वो था विजय संबंधी ग्रंथ यानी जय संहिता, जिसमें 8,800 श्लोक थे, परंतु इसमें बहुत सारे कवियों लेखकों जैसे जैसे विकास होता गया साहित्य का, वैसे वैसे वहाँ पर और ज़्यादा श्लोक जोड़ते गए, उनकी व्याख्या भी जुड़ती गई, धीरे धीरे उनके बारे में और सूक्ष्म अध्ययन करके वो चीज़ जोड़ते गए, तब है इसमें जो है जाकर के श्लोकों की संख्या 1,00,000 श्लोक पहुँच गई। नेक्स्ट पे आता है वाल्मीकि रामायण। ये जो वाल्मीकि रामायण है, तो वाल्मीकि रामायण में शुरू में कितने थे, मूलतः 6,000 श्लोक थे, परंतु बाद में इन पे कितना हो गए, 12,000 श्लोक हो गए, और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसकी रचना जो है रामायण की, संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई, और इसकी रचना महाभारत के बाद हुई प्रतीत होती है, यानी महाभारत के बाद की है ये रचना है लगभग, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिला है। अब देखिए नेक्स्ट पर जो क्या था कि राजाओं के द्वारा जितने भी यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे वो उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान थे मेन रूप से, और ये अनुष्ठान जो होते थे वो सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए। जितने भी अनुष्ठान यज्ञ जितने भी थे वो किस में दिए गए, हमारे मेन चीज़ स्रोत सूत्र। ये एक संग्रहालय मतलब एक ग्रंथ है ये भी, तो इसमें सारे चीज़ों का अध्ययन दिया गया है। जात कर्म जन्मानुष्ठान नामकरण उपनयन विवाह श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। ये भी एक ग्रंथ है, और गृह सूत्र जो था तो इसमें स्रोत सूत्र और गृह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं, इनकी जो रचना काल है इनका। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं कि शूल्ब सूत्र में यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विधि विविध प्रकार की मापों का और बहुत सारे जो है कि माप, जैसे हमें यज्ञ वेदी बनाना है तो उसकी जो माप है, यानी माप है तो हमको लेंथ ब्रेड्थ पता थी, लंबाई चौड़ाई उस टाइम पता थी, यानी हमको वाणिज्य और गणित बहुत ज़्यादा उस समय भी ज्यामिति और गणित का अध्ययन प्रारंभ हो गया था वहाँ से, ये हमको यहाँ से पता चलता है, लेकिन इसके पहले से वो चीज़ चल रही होगी तब जाकर के यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि सबसे प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो पाली भाषा में लिखे गए थे, ये भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। पाली भाषा जो थी ये मगध में बोली जाया करती थी, जरासंध जो सम्राट थे उनके राज्य पर वहाँ पर। तो नेक्स्ट था कि जैन ग्रंथों की रचना जो थी वो भी प्राकृत भाषा में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ जो थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे और जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में हुई थी, और ये ईसा की 6ठी सदी से गुजरात के बल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप में संकलित किया गया था। नेक्स्ट पे आता है कि धर्मसूत्र जो रहे, तो धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीका, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता था। इन तीनों को मिलाकर के जो बोला जाता था वो धर्मशास्त्र बोला जाता था। पहला धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीका, तीनों का संग्रह। और धर्मसूत्र का जो संकलन था वो 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका संकलन जो उस टाइम का जो काल का अध्ययन करने से ज्ञात होता है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और ये 15 अधिकरणों ये खंडों में विभक्त है, जिसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाए तो बहुत ज़्यादा उस टाइम के बारे में नॉलेज होता है। नेक्स्ट है कालिदास ने अपने काव्य, इनके काव्य तो बहुत सारे हैं लेकिन इनका एक नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, वो जो अभिज्ञान शाकुंतलम। उस टाइम पेड़ों की मित्रता, इस नाटक में पेड़ों की मित्रता, पशुओं की और लताओं के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन दिया गया है कि उस टाइम कैसा था। और कुछ प्राचीनतम ग्रंथ जो हमको मिलते हैं वो तमिल ग्रंथ भी हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो ये तमिल ग्रंथ हैं यानी संगम साहित्य में संकलित किए गए हैं इनको। और ये संगम साहित्य था, ये क्या था, राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों तक इस साहित्य का सृजन किया था। और ये जो सभा थी तो इस सभा को संगम सभा कहते थे, संगम कहते थे, और इनके द्वारा जो साहित्य निकला करते थे उन संपूर्ण साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता था। और संगम साहित्य की जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो आज भी आपको मिल जाएंगे, जैसे तोलकाप्पियम है, शिल्पाधिकारम है, मणिमेखलय है। ये सारे ग्रंथ जो है उस टाइम के संगम साहित्य हैं। संगम ग्रंथों को बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित कावेरी पट्टनम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य प्रमाण, मतलब इसमें भी बहुत सारे उस टाइम के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा अध्ययन किया गया है। और संगम साहित्य एक बहुत प्रमुख स्रोत है इस चीज़ का। अब नेक्स्ट देखिएगा, जो विदेशी यात्रा विवरण हमको मिले हैं, तो विदेशी यात्रा विवरणों में जो यूनान से आए उस टाइम, मेन टाइम पहले जैसे मौर्य काल पे मेन रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो था, तो मौर्य काल से ही था
यानी यूनानी यात्री जो भी हुआ करते थे सिकंदर थे, तो यूनानी यात्रियों में 326 ईसा पूर्व भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोटस, अब ये जो शब्द था सेंड्रोकोटस, ये चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था। और ये हमको कहाँ से पता चला है, यानी सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, इनकी जो राज्यारोहण की तिथि थी वो दोनों की सेम थी, यानी 322 ईसा पूर्व। इससे निर्धारित हो गया था कि ये दोनों एक ही व्यक्ति थे और इनके बारे में जो तिथियां थी वो भी सेम थी। यानी ये पहचान जो रही वो प्राचीन भारत की तिथि क्रम के लिए शुद्ध आधारशिला बन गई थी। और यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और टालमी की जियोग्राफी, इन पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा सामग्री इन पर मिलती है। और ये जो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी थी ये 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस लेखक का नाम नहीं पता चलता। इसने लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है, इस बुक पर है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसके बारे में मिलता है कि जिस टाइम ये सेंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है कि 322 ईसा पूर्व में इनकी जो तिथियां निर्धारित हो गई थी। क्यों, ये एक ही व्यक्ति थे और इनकी तिथिक्रम जो थी वो भी सेम थी, तो इनके बारे में पता चल गया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जो ये दरबार में दूत बनकर आया था मेगस्थनीज, जिन्होंने इंडिका की रचना की थी। और इंडिका में वो सारे उद्धरण संरक्षित हैं, सुरक्षित हैं जो प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं, बहुत सारे उस टाइम के। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इन्होंने भी हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अब हिस्टोरिका का अध्ययन किया जाए तो उस टाइम के जैसे मौर्य वंश था और उस टाइम के राजनीतिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा हमको जानकारी मिलती है। और टालमी की जो जियोग्राफी थी ये 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है और ये लैटिन भाषा में है। इसमें हमें इसके माध्यम से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। चीनी पर्यटकों जैसे रहे तो उन पे चीनी पर्यटकों पे मेन तो था सुमाचिन, हमने यहाँ पर उस चीज़ को लिखा नहीं है चीनी पर्यटकों के बारे में कौन कौन से रहे हैं। तो संक्षिप्त वर्णन हमने यहाँ पे दिया है कि फाहियान, हुएनसांग और इन सब के बौद्ध बारे में थोड़ा सा अध्ययन दिया है इनके बारे में। पहला जो चीनी लेखक था वो सुमाचिन था, हमने यहाँ पर दिया नहीं है, लेक्चर पर हम बोले दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं। सुमाचिन था और ये कब का था, ये प्रथम शताब्दी का था और ये यहीं का नहीं चीनी इतिहास का जन्मदाता था, वो चीनी इतिहास का प्रथम इतिहासकार था ये सुमाचिन। इसके बाद जो थे वो फाहियान थे और फाहियान और हुएनसांग ये दोनों एक साथ नहीं आए थे, बस ये दोनों बौद्ध थे, इनका नाम एक साथ लगभग लिया जाता है, तो ये दोनों बौद्ध थे और ये बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने यहाँ पर आए थे, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। और उसी टाइम जब फाहियान आया था तो बौद्ध भिक्षु के रूप में ये आया था। उस टाइम का जो काल था तो 399 से 414 ईस्वी तक यहाँ पर रुका था, इसका जो टाइम पीरियड रहा है। और इसने जो किया था कि फूकों की रचना की थी और इस पर क्या था, भारत दशा का विवरण। अपने अगर इंडिया की लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका नाम है भारत दशा का विवरण, चीनी लैंग्वेज में फूको की बोलते हैं उसको। अब ये प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी और इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ये अपने वृत्तांत में वह किसी भी भारतीय सम्राट के नाम तक का उल्लेख नहीं करता। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद यानी राजमहल का देव निर्मित बताया, यानी उस टाइम के बारे में बताया कि इतना गुड बना था वो कि देव निर्मित बताया था उसको। नेक्स्ट जो इनके आगे के लेखक थे, इन्होंने उस टाइम के चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के फाहियान ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक साहित्यों पर बहुत बढ़िया प्रभाव डाला, बहुत बढ़िया प्रकाश डाला उस पर। नेक्स्ट लेखक आए थे सुंग यून, चीनी लेखक जो आ रहे हैं, तो इनका जो कार्यकाल था वो 512 से 513 ईस्वी तक था और इन्होंने बंगाल व बिहार की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है। इनकी रचना का उल्लेख ध्यान नहीं मुझे आ रहा है ना, मैं इसको लिखा हूँ इस पर। नेक्स्ट है कास्मास इंडिकोप्लेस्टस, ये आए थे 535 से 547 ईसा पूर्व इनका टाइम माना जाता है और इनकी जो रचना थी वो क्रिश्चियन टोपोग्राफी थी, क्रिश्चियन टोपोग्राफी। इन्होंने क्या किया था कि भारत व श्रीलंका के मध्य व्यापारिक संबंधों का वर्णन बहुत बढ़िया प्रस्तुत किया था इन्होंने। नेक्स्ट है हुएनसांग, ये 629 से 643 ईसा पूर्व तक इनका समय अवधि माना जाता है।
इन्होंने रचना की थी। CU की, ये पाश्चात्य संसार के लेखक थे। ये कब आए थे? ये हर्षवर्धन के टाइम में आए थे। ये सम्राट हर्षवर्धन के समय में जो भारत आए थे, और इन्होंने 13 वर्ष भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में भी रहे। ये इन्होंने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया था। शिलादित्य की जो उपाधि थी इन्होंने ही दिया था हर्षवर्धन को। और इन्होंने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था, और यह यात्रियों के सम्राट के भी नाम से जाने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि यात्रियों के सम्राट किसको बोला जाता है, तो ह्वेनसांग है वो राइट आंसर। हुई ली, ह्वेनसांग के जस्ट बाद आए थे हुई ली, ये 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। और इन्होंने क्या किया था, इनकी रचना थी ह्वेनसांग की जीवनी के बारे में लिखा था। ये ह्वेनसांग के मित्र थे, इन्होंने ह्वेनसांग की पूरी जीवनी लिखा था। इसके बाद जो नेक्स्ट लेखक आए थे वो थे इत्सिंग। इत्सिंग ने क्या लिखा था? 673 से 675 ईसा पूर्व तक इनकी अवधि थी। ये प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाओं के बारे में अध्ययन करते थे। लिखा है इनकी जो थी, जितने भी बौद्ध भिक्षु थे उनके प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, सभी का नहीं, उनकी आत्मकथाएं लिखते थे। चीनी बौद्ध यात्री जो ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहे तथा इसके बारे में बहुत सारे कहा जाता है कि यह त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया है। जो रचनाएं इन्होंने लिखी थी तो उन त्रिपिटकों को ले गए थे, और भारतीय समाज की धार्मिक और आर्थिक दशाओं पर इनके वृत्तांत से प्रकाश पड़ता है, एवं नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का भी ज्ञान होता है इनके त्रिपिटकों से। नेक्स्ट आए थे मातवेन लिन। ये कब आए थे? 7वीं शताब्दी में ये भी आए थे। इन्होंने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का पूर्ण वर्णन किया है। नेक्स्ट थे चाओ जू कुआं। ये 1225 से 1254 ईस्वी तक इनका कार्यकाल बना था। इनकी रचना है चो फान ची। इन्होंने 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण बहुत ज़्यादा इनके उनसे प्राप्त होता है, इनके लेखों से। अब देखिए इनके अलावा, इत्सिंग के अलावा भी बहुत सारे लेखक हैं, जैसे सुलेमान, अरबी लेखकों पर ये आते हैं। सुलेमान जो थे ये 9वीं शताब्दी में भारत आए और पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में लिखा है। नेक्स्ट थे अल मसूदी। इन्होंने क्या किया था? अल मसूदी जी ये 941 से 943 ईस्वी तक भारत में रहे हैं, और इन्होंने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में लिखा है अल मसूदी की। नेक्स्ट है अल बरूनी ये महमूद गजनवी का समकालीन थे, ये उसी टाइम के थे, और इन्होंने तहकीक ए हिंद की रचना की थी। इसे क्या बोलते हैं? किताब उल हिंद। और इन्होंने क्या, इसमें भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का पूर्ण वर्णन किया गया है। हमने पुरातात्विक स्रोत जितने भी हमारे इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत जितने भी रहे, हमने उनके बारे में सूक्ष्म अध्ययन किया है पॉइंट वाइज। नेक्स्ट पे हम प्रस्तर युग, जो आदि मानव हमारे हुए हैं, तो सबसे पहला हमारा प्रस्तर युग रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। थैंक्स।